कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद जिनवू सिस्टम को एलिक्सर बनाने का ऑर्डर देता है। जिनवू देखता है एलिक्सर बनने का सक्सेस रेट प्लेयर के इंटेलिजेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। यह देखकर जिनवू नर्वस था, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ अपने स्पीड और रॉ पावर को ही लेवल अप किया था। कुछ टाइम बीतने के बाद एलिक्सर बन जाता है। जिनवू देखता है सिर्फ 6 बॉटल्स ही बने हैं। जिनवू यह देख ही रहा था। तभी आयरन उसी ड्रैगन के बॉडी को ले आता है। यह देखकर जिनवू उसे शाबाशी देता है। इसके बाद जिनवू ड्रैगन के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिनवू को ड्रैगन का नाम याद नहीं था, इसलिए वह इसका नाम काइजल रखता है। ड्रैगन को भी नाम पसंद आया था। एसिल यह देखकर काफी खुश थी और कहती है, इससे तो हम काफी जल्दी कैसल पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचकर हम पार्टी सार्टी भी करेंगे। लेकिन जिनवू तो कुछ और ही सोच रहा था। उसे जल्दी से अपने माम के पास जाना है ताकि वह उन्हें ठीक कर सके। जिनवू देखता है उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक स्टोन मिला था, जिससे वह अपनी जगह को उसके किसी भी शैडो के साथ बदल सकता है। जिनवू कहता है, मुझे कुछ काम है इसलिए तुम यहीं से लौट जाओ। एसिल उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही जिनवू अपनी जगह को एक शैडो के साथ एक्सचेंज कर लेता है। एसिल तो यह देख मायूस हो जाती है। जिनवू ने अपनी जगह को अपने घर के पास के एक शैडो से बदल लिया था। एक बार इस पावर को यूज करने के बाद 3 घंटे बाद ही दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जिनवू काइजल को बुला हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। इधर एक रूम में हम वू और गो को देखते हैं, जो जेजू आइलैंड वाले मिशन को लेकर बात कर रहे थे। जिन हंटर्स के पास ज्यादा मना है, वह एंट्स को नेस्ट से बाहर ले आएंगे और रेडियो सिग्नल की मदद से उनके कम्युनिकेशन को रोकेंगे। इसके बाद दूसरी टीम क्वीन को मारने नेस्ट के अंदर जाएगी। लेकिन गो सुनिश्चित नहीं है कि रेडियो सिग्नल एंट्स के कम्युनिकेशन को रोक पाएंगे भी या नहीं। गो कहते हैं, क्या तुमने जिनवू से कांटेक्ट किया? वो बताता है, नहीं, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। इधर हम बेक को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त मिन ब्यूंग के साथ ड्रिंक्स कर रहा था। मिन एक एस रैंक का हीलर है। मिन कहता है, क्या तुम सच में फिर से उस आइलैंड पर जाना चाहते हो? तुम्हें याद है ना पिछली रेड पर क्या हुआ था? असल में बेक और मिन का एक तीसरा दोस्त यूनस्योक था, जो जेजू आइलैंड पर मारा गया था। वे लोग चाहकर भी उसे बचा नहीं पाए थे। इसी गिल्ट से मिन ने हंटर्स का काम छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब और खून खराबा नहीं देखना था और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। मिन कहता है, अगर तुम मुझे मिशन ज्वाइन करने कहने आए हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बेक कहता है, मैं तुम्हें मिशन ज्वाइन करने कहने नहीं आया, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। पता नहीं मिशन के बाद मुझे यह मौका मिलेगा भी या नहीं। दूसरी तरफ जिनवू हॉस्पिटल पहुंच गया था। हम लोग जिनवू के मॉम के गले पर जलने का निशान देखते हैं, जो बचपन में जिनवू के हाथ से गलती से गर्म पानी गिरने से हुआ था। लेकिन उसकी मॉम तो अपने से ज्यादा उसकी फिक्र कर रही थी। जिनवू सोचता है, क्या यह एलिक्सर सच में काम करेगी? सिस्टम ने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया है। मैं एक ई रैंकर से एस रैंकर बन गया। वह सिस्टम पर भरोसा करके एलिक्सर अपनी मॉम को पिला देता है, जिससे उसकी मॉम ग्लो करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद भी उसकी मॉम को होश नहीं आया था। जिनवू काफी इमोशनली कहता है, मॉम प्लीज उठ जाइए, मैंने यह सब बस आपके लिए ही किया है। इधर बाहर हम जीना को देखते हैं, जिसे भी आज कुछ अजीब फील हो रहा था। इधर कुछ आवाज सुन जिनवू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है और देखता है, फाइनली उसकी मॉम को होश आ गया और उनके गले पर जो जलने का निशान था वह भी ठीक हो गया। जिनवू पिछली बार से काफी बदल गया था, लेकिन एक मां अपने बेटे को कैसे पहचान नहीं सकती। मॉम कहती हैं, तुम जिनवू हो ना? तुम तो काफी बदल गए। जिनवू को चोट लगा हुआ देख मॉम परेशान होकर कहती हैं, लगता है तुमने अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया है। माफ करना, मेरी जाने की वजह से तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा। यह सुनकर जिनवू खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। उसे याद आता है उसने अब तक क्या क्या सहा है, सिर्फ अपनी मॉम को दोबारा देखने के लिए। जिनवू खुद को रोने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसे देख मॉम भी रोने लगती हैं। मैंने देखा, इस सीन की वजह से बहुत सारे सोलो लेवलिंग फैंस ने इस एपिसोड को डिसलाइक किया था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रोने से आप कमजोर नहीं दिखते। एक स्ट्रांग पर्सन वही होता है जो दर्द को सहते हुए भी मुस्कुराना जानता है। लेकिन असली करेज तब दिखता है जब वह अपने आंसुओं को दिखाने से नहीं डरता। कमिंग बैक टू द स्टोरी, सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था एक पेशेंट इटर्नल स्लीप से जाग गई है। जीना भी अपनी मॉम को जगा हुआ देख रोते हुए उन्हें गले लगा लेती है। यह सब देख जिनवू को लगता है
उसे रिवॉर्ड तो अब मिला है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गो जेजू आइलैंड के मिशन के बारे में बता रहे थे। इस मिशन में इस कंट्री के एस रैंकर्स के साथ जापान के 11 एस रैंकर्स भी मदद करेंगे। गो कहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, इस बार हम उन एंट्स को हरा पाए। यह न्यूज़मैन भी देख रहा था। उसे याद आता है जब तीसरा रेड मिशन होने वाला था, तब वह और यूनसॉक डरे हुए थे, लेकिन फिर भी यूनसॉक लोगों की मदद के लिए आइलैंड पर जाना चाहता था। इधर तीनों घर चले आए थे, लेकिन जीना ने तो जिनवू के ना होने पर घर का कबाड़ा बना दिया था। माँ कहती हैं, कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर घर साफ कर देंगे। सभी मिलकर घर साफ करने लगते हैं। जिनवू सोचता है, इस मोमेंट के लिए ही मैंने सब कुछ किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आप सभी से दूर फील कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है मैंने कोई बाउंड्री क्रॉस कर ली है। मॉम एक फोटो फ्रेम देखकर पूछती हैं, क्या तुम्हारे डैड का कोई पता चला? मैंने जीना से सुना, तुम एक एस रैंक के हंटर बन गए। यह जानकर मुझे काफी खुशी हुई। तुम्हारे डैड पहले एक फायरमैन थे और अवेकनिंग के बाद एक हंटर बन गए। उन्हें लोगों को बचाना काफी पसंद था, इसी वजह से मैंने उनसे शादी की थी। जीना भी कहती है, मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूं ताकि मैं भी लोगों को बचा सकूं। जिनवू अपने फैमिली मोमेंट को एंजॉय ही कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। इधर एसोसिएशन में गो वू से कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे मिलने थॉमस आंद्रे आया था। थॉमस यूएस का एक नेशनल लेवल हंटर है। नेशनल लेवल हंटर्स वह हैं जो एस रैंकर्स से थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नेशनल लेवल हंटर्स की ताकत एक कंट्री के मिलिट्री के बराबर है। गो कहते हैं, पता नहीं वो मुझसे मिलने क्यों आया था। जो भी हो, क्या तुम जिनवू से कांटेक्ट कर पाए? वो बताता है, हाँ, वो बस आता ही होगा। अगले सीन में हम गो और जिनवू को बात करते हुए देखते हैं। गो चाहते थे जिनवू भी रेड में हिस्सा ले। जिनवू सोचता है, यह एक अच्छा मौका है, इससे मैं काफी तेजी से लेवल अप कर सकता हूं। लेकिन जिनवू ने तो अपने मेन गोल को पूरा कर लिया था, जो कि उसके मॉम को ठीक करना था। जिनवू मना करने ही वाला था, तभी उसे काफी माना फील होता है। गो कहते हैं, मैं इंप्रेस हूं तुम माना को फील कर पा रहे हो। जिम में कुछ एस रैंक के हंटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह एनर्जी वहीं से आ रहा है। इधर जिम में बेक के साथ फेम गिल्ड का मास्टर माँ प्रैक्टिस कर रहा था। माँ ने बेक को काफी आसानी से पटक दिया था। जिनवू यह देखकर हैरान था कि रॉ पावर के मामले में बेक माँ से हार रहा था। तभी चोई वहां आते हुए बताता है, अगर बेक अपने बीस्ट फॉर्म में आया तो वह जरूर माँ को हरा देगा। जिम में जापान के एस रैंकर्स भी प्रैक्टिस करने आए थे। आकारी पूछती है, वो कौन है? मोना बताती है, उसका नाम जिनवू है और वह कोरिया का 10वां एस रैंकर है। रयूजी को लगता है जिनवू एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन मोना बताती है, नहीं, रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, वह एक मेज है। चाही भी जिनवू को नोटिस करती है। इधर बेक और माँ अभी भी लड़ रहे थे। उन्हें देख मोना काफी डिसअपॉइंट थी, क्योंकि उन्हें वे कम जोर लग रहे थे। यह बात पीछे से आता हुआ नाइट्स गिल्ड का मास्टर पार्क जोंगसू सुन लेता है। मोना कहती है, यह नाम तो रिपोर्ट में नहीं पढ़ा था। पार्क का असिस्टेंट कहता है, क्योंकि मिस्टर पार्क एक ए रैंक के हंटर हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा गिल्ड टॉप 5 में आता है। पार्क को शांत कराने लिम और चा आते हैं, लेकिन पार्क को यह काफी बुरा लगा था कि कोई उन्हें कमजोर कहे। तभी रयूजी कहता है, क्यों ना हम लोग एक फ्रेंडली मैच करें, लेकिन इस मैच में सिर्फ एस रैंक के हंटर्स ही हिस्सा लेंगे। गो भी आकर कहते हैं, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इस मैच में मेज और असैसिन टाइप के हंटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब सिर्फ कॉम्बैट टाइप के हंटर्स ही मैच लड़ेंगे। बेक कहता है, अगर ऐसा है तो हम सभी टीम की तरह लड़ेंगे, क्योंकि आइलैंड में भी हमें टीम की तरह लड़ना होगा। रूल सेट करने के बाद दोनों टीम से 4-4 हंटर्स आगे आते हैं। कोरियन टीम में बेक, चाही, लिम और मा थे, और जापानीज टीम में तावाटा, कुमामोटो, होशिनो और केंजो थे। जिनवू देखता है रयूजी लड़ने नहीं वाला। दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने थे और मैच शुरू हो जाता है। माँ अपने साइज को बड़ा करके केंजो से लड़ रहा था और लिम के साथ होशिनो लड़ रहा था, लेकिन होशिनो से लड़ने में लिम को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि लिम के अटैक लॉन्ग रेंज टाइप के थे और होशिनो अपने स्पीड से उसके नजदीक आकर लड़ रहा था। इधर लड़ते लड़ते माँ और केंजो दोनों ही अरीना को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यह देखकर पार्क का असिस्टेंट बावला हो जाता है, क्योंकि अरीना हाई लेवल माना स्टोन से बना था, लेकिन फिर भी यह लोग काफी आसानी से अरीना को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। गो कहते हैं,
लगता है अगली बार हमें और भी हाई लेवल माना स्टोन से अरीना को बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ बेक कुमामोटो से लड़ रहा था, लेकिन कुमामोटो बस बेक के अटैक को डॉज करे जा रहा था क्योंकि वह थोड़ा नर्वस हो गया था। बेक समझ जाता है रयूजी अपने हंटर्स को टेस्ट कर रहा है कि वे मिशन के लिए तैयार हैं कि नहीं। जो भी हो, बेक अपने पावर को इंक्रीज करके कुमामोटो पर हमला कर देता है। इधर केंजो ने मां को हरा दिया था और लिम भी हार गया था। कुमामोटो अभी भी बेक के अटैक को डॉज करे जा रहा था। तभी बेक के सामने केंजो और होशिनो आ जाते हैं। दूसरी तरफ तवाता चाही के अटैक को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही थी और उसे चाही से लड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। चाही की इसी फाइटिंग स्टाइल की वजह से उसे डांसर कहा जाता है। बेक को अकेले 2 ओपोनेंट से लड़ता हुआ देख चाही जल्दी से तवाता को आउट कर बेक के पास जा रही थी। तभी पीछे से कुमामोटो उसे आउट करने जा रहा था। चाही बचने के लिए गलती से कुमामोटो पर काफी जोर से पंच मार देती है। इससे कुमामोटो गुस्सा होकर अपना सेंस खो देता है और चाही पर काफी स्पीड से वार करने लगता है। यह देख कुमामोटो के टीममेट्स परेशान हो जाते हैं। मोना कहती है, क्या हमें उसे रोकना चाहिए? रयूजी कहता है, जब तक मामला सीरियस नहीं हो जाता हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इधर कुमामोटो चाही पर हमला करे ही जा रहा था। वह चाही को सच में मारने ही वाला था। तभी जिनवू आकर उसे रोक देता है क्योंकि यह एक फ्रेंडली मैच से काफी ज्यादा हो गया था। कुमामोटो अपने सेंस खोने की वजह से जिनवू पर भी हमला करता है, लेकिन जिनवू उसे काफी आसानी से पटक देता है। यह देख कुमामोटो के टीममेट्स चौंक जाते हैं। रयूजी को भी शक होता है, क्या जिनवू सच में एक मेज टाइप का हंटर है? जिनवू चाही से कहता है कि उसे हार मान लेना चाहिए। मिस्टर बेक भी हार गए। इधर बेक सोच रहा था, अगर वह अपने बीस्ट फॉर्म में भी आता तब भी वह इन लोगों को हरा नहीं पाता। मैच खत्म होने के बाद मोना जिनवू के पास आकर कहती है, गिल्ड मास्टर आपसे लड़ना चाहते हैं। यह सुनकर जिनवू थोड़ा हैरान था, लेकिन वह लड़ने के लिए मान जाता है। जिनवू सोचता है, यह एक अच्छा मौका है, मैं जान पाऊंगा डीमन कासल के बाद मैं कितना स्ट्रांग हुआ हूं। मोना रयूजी के पास आकर कहती है, जिनवू लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने एक कंडीशन रखा है कि आपको पूरी ताकत से लड़ना होगा। यह सुनकर रयूजी स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम जून ही को देखते हैं, जो जेजू आइलैंड वाले न्यूज को देख रही थी। इसके बाद वह बैल्कनी में आकर जेजू आइलैंड रेड टीम को कांटेक्ट करती है, सपोर्ट टीम ज्वाइन होने के लिए। इधर चाही बेक से कहती हैं, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? बेक कहता है, अगर यह एक नॉर्मल मेज वर्सेस कॉम्बैट टाइप होता तो मैं इसे जरूर रोकता, लेकिन मुझे भी देखना है कि जिनवू रयूजी के सामने क्या करेगा। जिनवू अपनी स्ट्रेचिंग खत्म करके कहने ही वाला था कि मैच शुरू करे, उससे पहले ही रयूजी उस पर हमला कर देता है। जिनवू अपने स्पीड से बच गया था। उसके की स्पीड देखकर रयूजी सोचता है, यह एक मेज टाइप का हंटर तो नहीं हो सकता। इसके बाद रयूजी जिनवू पर पंचों की बारिश कर देता है। सभी यह देखकर हैरान थे कि जिनवू काफी इजीली रयूजी के पंच को डॉज कर रहा था और ऊपर से स्माइल भी कर रहा था। उसे स्माइल करता हुआ देख रयूजी सीरियस हो जाता है और जिनवू पर काफी स्पीड से पंच मारता है। रयूजी दूसरे हाथ से भी हमला करता है, लेकिन जिनवू ने उसके हाथ को रोक दिया था। रयूजी कहता है, तुम मुझे आउट भी कर सकते थे। जिनवू स्माइल करके कहता है, अगर मैं ऐसा करता तो मैच खत्म हो जाता, और मैं जानता हूं तुम भी ऐसा नहीं चाहते। इसके बाद दोनों ही पीछे जाकर अपने ऑरस को रिलीज करते हैं। उन्हें सीरियस होता देख सभी घबरा जाते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करने ही वाले थे, तभी उनके सामने एक आइस क्रिस्टल आ जाता है और बाकी के हंटर्स आकर उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि अगर यह मैच कंटिन्यू हुआ तो दोनों में से कोई इंजर्ड हो सकता था। इसीलिए से मैच को रोक दिया जाता है। मान जिनवू के स्किल्स से काफी इंप्रेस था। जिनवू को अब इन लोगों के स्ट्रेंथ के बारे में पता लग गया था और वह बिना किसी के नोटिस हुए सभी के शैडोज में अपने सोल्जर्स छुपा देता है। कुछ टाइम बाद रयूजी अपने टीम के साथ चला जाता है। जिनवू आकर गो से कहता है कि वह रेड ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इधर कार में रयूजी अपने गिल्ड के वाइस मास्टर रेंजी से कह रहा था, आज वह एक कमाल के हंटर से मिला, उसका नाम संग जिनवू है। रेंजी कहता है, क्या वह तुमसे भी ताकतवर है? लेकिन यह तो काफी अजीब है, रेड लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं है। चाही भी देखती है जिनवू ने मिशन ज्वाइन नहीं किया। चोई कहता है, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 15 एस रैंक के हंटर्स हैं। दूसरी तरफ बेक देखता है माइन ने भी रेड ज्वाइन नहीं किया।
घर आने पर जिन्वू देखता है कि उसकी मॉम ने डिनर बनाया था। इसके बाद सभी मिलकर डिनर करने लगते हैं। उसकी मॉम 3 साल बाद घर आई थी। इसी वजह से ही जिन्वू ने रेड ज्वाइन करने से मना कर दिया, ताकि वह अपने फैमिली और मॉम के साथ कुछ वक्त बिता सके। इधर आइलैंड पर खाना खत्म होने की वजह से एंट्स एक दूसरे को ही मारकर खा रहे थे। क्वीन सोचती है, हमें इस आइलैंड को छोड़ना ही होगा, वरना मेरे बच्चे एक दूसरे को ही मारकर खा जाएंगे। मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरे किंगडम को लीड कर सके और हमें इस आइलैंड से बाहर ले जा सके। वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी एक बड़े से एग से एक एंट बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही उसने अपना कलर चेंज कर अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब यह एंट बाकी के एंट्स से काफी इवॉल्व्ड था। वह अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे हम आइलैंड के बाहर से भी देख पा रहे थे। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि एंट्स टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं और ह्यूमन जैसे बन रहे हैं। इन्हें खत्म करने का मिशन कल से शुरू होगा। इस मिशन में कोरियन एस रैंकर्स के साथ साथ जापान के एस रैंकर्स भी हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं, जो जिन्हों से कह रही थी कि वह भी सपोर्ट टीम ज्वाइन करना चाहती है। जिन्हों कहता है, अरे तुम सपोर्ट टीम ज्वाइन होकर क्या करोगी, तुम तो एक ई रैंकर हो। यह सुनकर तो हाना उसे मारने लगती है। जब जून ही सपोर्ट टीम ज्वाइन करने आती है तो वहां वह मिस्टर सॉन्ग को भी देखती है। फाइनली वह दिन आ जाता है जब जेजू आइलैंड रेड होने वाला था। बहुत सारी बैटलशिप आइलैंड को घेरे हुए थीं। शिप पर बहुत सारे ए और बी रैंक के हंटर्स थे। अगर कोई एंट आइलैंड से बाहर निकल आए तो वह उन्हें मार सकें। मेनलैंड पर भी हम कई सारे हंटर्स को देखते हैं, जिनका काम यह है कि अगर कोई एंट मेनलैंड पर आ जाए तो वह उन्हें मार सकें। इधर माँ अपने गिल्ड के वाइस मास्टर से कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम गिल्ड संभाल लेना। यहां हम ली को भी देखते हैं, जो फिर से फ्री का अटेंशन ले रहा था। ली को देख लिम बावला हो जाता है और कहता है, ली को यहां किसने भेजा, इसे और भी पीछे करो। इधर एसोसिएशन में गो कह रहा था, मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई कि लास्ट मोमेंट पर एस रैंक के हीलर मिन ने भी रेड ज्वाइन किया। इधर मिन को देखकर बेक चौंक जाता है और खुशी से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आए हो। मिन मजाक में कहता है, अरे यार क्या करूं, अगर मुझ जैसा कमाल का हीलर नहीं होगा तो तुम काफी जल्दी मर जाओगे, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। यह सुनकर बेक स्माइल करता है। इसके बाद सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। उनके साथ एक कैमरामैन भी था, जो सब कुछ रिकॉर्ड करके टीवी पर दिखाने वाला था। लेकिन ब्रॉडकास्ट लाइव फुटेज से 10 मिनट बाद होगा। अगर किसी हंटर ने कोई गलती किया तो स्टूडियो उसे एडिट कर सके। मां सोचता है, पब्लिक को शायद यह आखिरी बार ऐसा मिशन देखने को मिलेगा जहां कंट्री के सारे एस रैंकर्स होंगे। बेक भी सोच रहा था कि उनके कंट्री का फ्यूचर इसी मिशन पर डिपेंड है। जापानीज हंटर्स पहले से ही आइलैंड पर पहुंचकर अपने पोजीशन ले लिया था और इसी के साथ द रेड शुरू होता है। जापान के हंटर्स पहले अपने मैनस को रिलीज करते हैं, जिससे एंट्स नेस्ट से बाहर आकर उनकी ओर जाने लगते हैं। कुछ एंट्स हेलीकॉप्टर की तरफ भी आ रहे थे, जिन्हें चोई अपनी फायर स्पेल से जला देता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे एंट्स आ रहे थे। इसीलिए चोई एक और पावरफुल अटैक करता है, जो एंट्स को मारता हुआ सीधा आइलैंड पर जा लगता है। इधर जापान के हंटर्स उनकी तरफ आए सभी एंट्स को बड़ी आसानी से मार रहे थे। एक आइस हंटर चोई के फायर को देखकर सोचता है, अगर उसका और चोई का मैच हुआ तो कौन जीतेगा। दूसरी ओर कोरियन हंटर्स नेस्ट के अंदर पहुंच चुके थे। चोई एंट्रेंस को अपनी फायर नेट से बंद कर देता है ताकि कोई एंट अंदर ना आ सके। सभी देखते हैं अंदर बहुत सारे रास्ते हैं और उनके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है क्वीन को मारने के लिए। इसीलिए चोई अपने फायर को सभी रास्तों पर भेजता है और जो रास्ता सबसे नीचे जाता है, क्वीन जरूर उसमें होगी। दूसरी तरफ हम जिनवू को देखते हैं, जो अपने डेली साइटामा वाले क्वेस्ट को पूरा कर रहा था। जिनवू देखता है आज बाहर ज्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि सभी टीवी पर रेड देख रहे होंगे। जिनवू सोचता है, मिशन पर बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स गए हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। इधर नेस्ट के अंदर सभी आगे बढ़ते हुए एंट्स को मार रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते वे लोग एग चैम्बर पहुंचते हैं। वहां एक काफी बड़ा एग था जो कि फूटा हुआ था। यह देख सभी डर जाते हैं। बेक कहता है, हमें क्वीन पर फोकस करना चाहिए, लेकिन इतने बड़े एग को देखकर वह भी डरा हुआ था। बाहर लड़ते लड़ते केंजो को चोट लग गया था और वह हिमारी के पास आता है हील कराने। हिमारी मजाक में कहती है, इसके लिए तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे।
केंजो कहता है, अभी मजाक का टाइम नहीं है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है किसी ने हिमारी की गर्दन काट दी है।